वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द लोन पेयर्स इन एनी मॉलिक्यूल। यानी जस्ट बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें कितने लोन पेयर पाए जाते हैं, ये ताकि उसी हिसाब से फिर हम करेक्ट ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बता सकें। तो ऐसा करना बेटा बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना होता है वो ये है कि देखना है कि उस मॉलिक्यूल का हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है। ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा होता है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैं आपको इसके बारे में जो रूल्स हैं वो पिछली एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ, और आगे हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल को देखते ही हम सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं। सेकंड स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो ये है कि वो जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बात सुनने में बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन ये बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरा स्टेप हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स क्या है, यानी हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके साथ कितने एटम्स बॉन्डेड हुए हुए हैं। तो ये बताना तो बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो हम देख सकते हैं कि सल्फ़र इज़ द सेंट्रल एटम। अब सल्फ़र क्यों सेंट्रल एटम है? जब मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वक्त जो हमें सल्फ़र नज़र आ रहा है, इट विल बी द सेंट्रल एटम। तो अब हमने जब डिसाइड किया हुआ है कि सल्फ़र इज़ द सेंट्रल एटम, तो हम अब इसमें वैलेंस शेल में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये हम पता लगा सकते हैं सल्फर के ग्रुप नंबर से। जो सल्फर का ग्रुप नंबर होगा वही उसके वैलेंस शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो, हमने सेंट्रल एटम डिसाइड कर लिया मॉलिक्यूल को देख के। सल्फर इज द सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन इसलिए यहाँ पे सेंट्रल एटम नहीं हो सकती क्योंकि जो है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, स्टेप 3 में जब हम देखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जो सल्फ़र के साथ बॉन्डेड हैं। और तीसरे स्टेप में हम एक ख़ास फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उस फार्मूला को अप्लाई करते ही हमारे पास लॉन पेयर सल्फर डाइऑक्साइड में हैं या नहीं, या अगर हैं तो कितने हैं, ये सारी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। तो अगर हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल में लॉन पेयर्स हैं नहीं हैं या कितने हैं, तो हमें उसके लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है कि सेंट्रल एटम कौन सा है उसको डिसाइड करना है। फिर उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिसाइड करने हैं। उसके बाद जो सेंट्रल एटम है उसके साथ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं। जब ये 3 बातें हमें पता चल जाएंगी तो फिर हम एक ख़ास फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उस फार्मूला के अप्लाई करते ही हमारे पास जो है एक्चुअल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, स्टेप वाइज लेके चलेंगे। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ रूल्स टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। तो अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, वही सेंट्रल एटम के तौर पर एक्ट कर सकता है। फिर उसके अलावा अब आप देखो, जैसे कि हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, हमारे पास आ गया, ब्रोमीन वगैरह, ये क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, सो दे कैन नॉट एक्ट लाइक अ सेंट्रल एटम। इसी तरह से कोई से 2 एटम्स हम देखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वही हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात, कुछ एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है, वो ये हैं कि हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल, अगर ऑल्दो कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी हो। जैसा कि हम बेटा वाटर की एग्जांपल में, वाटर के केस में हम देखते हैं, तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन स्टिल हम ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। ये जो ऊपर वाला रूल हमने पढ़ा है, ये यहाँ पर आकर फेल हो जाता है कि हमने तो अभी कहा कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सेंट्रल एटम होगा। अब ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम क्यों मान रहे हैं? हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है इट कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। उसके अलावा बेटा आप याद रखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बताई है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन मौजूद है तो कार्बन ही सेंट्रल एटम होगा। कार्बन के अलावा कोई और एटम सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के अंदर आपको कोई मेटल दिखाई देती है तो वो मेटल ही सेंट्रल एटम होगी और कोई एटम सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो इस तरह के मज़ीद रूल्स जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जो वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है वो देख सकते हैं, जो आपको मज़ीद ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि कौन सा एटम जो है वो सेंट्रल एटम हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। सो वंस वी हैव डिसाइडेड द सेंट्रल एटम, तो पहला स्टेप तो हमारा लॉन पेयर को कैलकुलेट करने के लिए क्लियर हो गया। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो कि अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन इज़ द सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता। वाटर के मॉलिक्यूल में ऑल्दो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं मान सकते, इसलिए ऑक्सीजन विल बी द सेंट्रल एटम। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एज आई टोल्ड यू कि जब भी कार्बन इज प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल तो कार्बन विल बी द सेंट्रल एटम, फिर उस वक्त और कोई एटम सेंट्रल एटम के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता। अब आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में देखो तो हेलोजेंस आर मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से जो फास्फोरस है इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ सेंट्रल एटम। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं बच्चे जो आपको हेल्प आउट करेंगे ये पता करने में कि आप सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा है। अच्छा, अब आपने पहला स्टेप कर लिया, आपने सेंट्रल एटम को पहचान लिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, वो है कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता करना है। ठीक है, सेंट्रल एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पता करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल लेंगे, उस सेंट्रल एटम का जो ग्रुप नंबर होगा, उस सेंट्रल एटम का जो ग्रुप नंबर होगा वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। सपोज आप यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5A, ग्रुप 5A बोलो या ग्रुप 15 बोलो, तो आपके पास जो, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5A तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A या ग्रुप 16A आप उसको बोल सकते हो, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4 तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, ग्रुप नंबर को देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 स्टेप्स हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। पहले स्टेप में हमने सेंट्रल एटम को पहचाना, दूसरे स्टेप में हमने सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पता किए। और वो हमने कैसे पता किए बेटा, वो हमने पता किए हैं हमारे पास ग्रुप नंबर से। ठीक हो गया, जो ग्रुप नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल होगा। तो अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, वो हमने पता करना है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। सेंट्रल एटम के साथ जो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स हैं वो कितने हैं। वी हैव टू काउंट हाउ मैनी एटम्स आर बॉन्डेड टू इट। अब वो हम कैसे पता कर सकते हैं, वो करना भी बेटा बहुत ही आसान काम है। वो कैसे है, अब अमोनिया का मॉलिक्यूल है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि नाइट्रोजन इज़ द सेंट्रल एटम, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स इससे बॉन्डेड है, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स हमारे पास कितना हो गया, 3। वाटर के मॉलिक्यूल में हमें पता है कि ऑक्सीजन के आसपास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितना हो गया, 2। कार्बन मीथेन के मॉलिक्यूल में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन हैं जो इससे बॉन्डेड हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स क्या हो गया, 4। तो फार्मूले से हम बहुत आसानी से नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, सेंट्रल एटम हमें पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हमें पता चल गया ऑफ द सेंट्रल एटम, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स हमें पता चल गया। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जमा हो गई बेटा, तो अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉन पेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो है वो बहुत ही आसान है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। कीप दिस इन योर माइंड कि मैं ये पेयर्स की बात नहीं कर रही, मैं ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि ग्रुप नंबर इंडिकेट करता होता है उनकी बात कर रही हूँ, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अब बॉन्डेड एटम कितने हैं वो हमने यहाँ पे नंबर लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ओवर हेयर। अमोनिया का मॉलिक्यूल आप देखो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन था, ग्रुप 5 से बिलोंग करता था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो गए। अब बॉन्डेड एटम्स जो हैं इसके साथ वो 3 हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मैंने जब फार्मूला अप्लाई किया तो 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 1 आ गया। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हमें पता चल गया कि अब अमोनिया इज़ अ टाइप ऑफ, इफ़ नाइट्रोजन जो हम इसको सेंट्रल एटम मान रहे हैं रेफर्स टू ए
तीन हाइड्रोजन रेफर्स टू X3 और एक जो लॉन पेयर है रेफर्स टू E। तो हमारे पास जो अमोनिया का मालिक्यूल है बेटा वो किसकी एग्जांपल बन गया? अमोनिया का मालिक्यूल हमारे पास किस कैटेगरी में फॉल किया? ये फॉल किया AX3E की कैटेगरी में, जिसमें A इज़ द सेंट्रल एटम, X3 इज़ द 3 बॉन्डेड एटम्स और E हमारे पास क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम आसानी से इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं, एक हमारे पास लॉन पेयर है और 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। तो एक लॉन पेयर जब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो 3 बॉन्ड पेयर्स को वो कंप्रेस करेगा, तो हमारे पास जो है वो पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी। अब हम बेटा वाटर की एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेंट्रल एटम, बिलोंग्स टू ग्रुप 6 से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 2 एटम्स इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं। फार्मूला अप्लाई किया हमने 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ लॉन पेयर आ गया वो 2 आ गया। तो अब ये वेस्पर की कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? ओ जो सेंट्रल एटम है इसको हम ए से स्टैंड करते हैं। 2 जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास X2 हो गया और जो 2 लॉन पेयर हैं ये हमारे पास E2 हो गए। तो अब ये कैटेगरी हमारे पास बन गई AX2E2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें 2 लॉन पेयर इतनी ज़्यादा स्पेस घेर लेंगे कि वो 2 बॉन्ड पेयर को इतना बेंड कर देंगे कि हमारे पास V शेप जो है वो ज्योमेट्री आ जाएगी। अब बेटा हम अगली एग्जांपल मीथेन की तरफ चलते हैं। कार्बन इज द सेंट्रल एटम विच बिलोंग्स टू ग्रुप 4A, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही एटम इससे बॉन्डेड हैं। तो 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 जब हमने किया तो 0 लॉन पेयर हमारे पास आया। तो हमारे पास जो मीथेन है वो AX4 की कैटेगरी में आ जाएगा। ए सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, X4 4 हाइड्रोजन एटम हो गए और यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं है। तो जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होते हैं, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। तो आप देख सकते हो कि हम कितनी आसानी से ये बता पा रहे हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में हमें जो है वो किस तरह की ज्योमेट्री मिलेगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसको देखो बेटा, हमने उसी चीज़ को समराइज़ किया हुआ है, कंक्लूड किया हुआ है कि अमोनिया के अंदर हमने कैलकुलेट किया है कि 1 लॉन पेयर है, वाटर के अंदर 2 लॉन पेयर हैं, मीथेन के अंदर कोई लॉन पेयर नहीं है और बहुत ही आसानी से ये सारा काम हमने कर लिया है। तो बेटा इस तरह से हम बहुत आसानी से पहले सेंट्रल एटम पता करें, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता करें फ्रॉम द ग्रुप नंबर, फिर बॉन्डेड एटम्स को कैलकुलेट करें और फिर ये फार्मूला अप्लाई करें, तो विद इन सेकेंड्स हम जो है नंबर ऑफ लॉन पेयर्स किसी भी मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करके उसकी कैटेगरी डिसाइड करके उसकी दुरुस्त ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने ज़रूर इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में MCQs में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपने ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, इन एग्जांपल्स को आपने ख़ुद प्रैक्टिस आउट करना है और फिर आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं। आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला कंक्लूड कर रही हूँ, सॉरी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ और आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हों हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।